नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। फिर रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कौन कौन रहा मौजूद, बताएंगे विस्तार से। फिर उसके बाद तीसरी खबर की बात करेंगे, जिसमें बताएंगे आपको कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की साफ सफाई कब होगी। फिर नजर डालेंगे चौथी खबर पर, जो कि लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री को किडनैप करने की कोशिश की गई है। आखिर में आपको बताएंगे कि सपा सांसद एसटी हसन ने किसका समर्थन किया है। चलिए गोरखपुर की एक खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा सुनाने गोरखपुर पहुंचे है। बटहल कलागंज में अगले 3 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहेंगे। बुधवार को कथा सुनने के लिए 2 लाख लोग पहुंचे। गुरुवार को दिव्य दरबार लगेगा। अर्जियों पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस राज्य में भय भूख से मुक्ति मिले वो राम राज्य है। जो सत्ता का भूखा होगा वो राजा नहीं हो सकता, वो स्वार्थी होगा। सेवा का भूखा ही राजा हो सकता है। राम जी सेवा के भूखे थे। जो प्रजा से सेवा कराए वो राजा नहीं, जो प्रजा की सेवा करे वो राजा है। इसके पहले कथा शुरू करने से पहले आयोजक राहुल तिवारी को इतने बड़े आयोजन के लिए बधाई देते हुए स्वामी जी ने कहा है कि ये युवा राहुल का दृढ़ संकल्प है कि उसने गोरखपुर को राममय कर दिया। अब तो धर्म विरोधियों की ठटरी बंद गई है। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कनकेश्वरी नंद गिरी ने अपने सहयोगियों के साथ व्यासपीठ की आरती की। सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, संजय मिश्रा, दिनेश पांडे, चंदन पांडे, संजय सोनी आदि सहित तमाम क्षेत्रीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गोरखपुर की पावन धरा बल्हरगंज में आज से 3 दिन तक हम आप सभी श्री हनुमान कथा के माध्यम से कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आज के प्रथम दिवस की मंगलमय पावन आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री राहुल तिवारी जी एवं उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके बड़े भाई से आग्रह है कि पावन आरती में आप सभी पधारें। हमारे बीच किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पूज्य पधारे हुए हैं। उनसे आग्रह है कि किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री कमलेश पासवान जी सांसद हैं। आपसे आग्रह है कि माननीय श्री पावन आरती में पधारें। बास गांव से माननीय विधायक जी माननीय श्री राजेश तिवारी जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। माननीय श्री संजय मिश्रा जी चेयरमैन सेंट्रल एकेडमी से आपसे आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। श्री दिनेश पांडे जी, श्री चंदन पाठक जी, श्री मुरलीधर जो नेपाल से हैं, आपसे आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। मुख्य यजमान परिवार से आग्रह है कि आप शीघ्र ही पावन आरती में आप पधारें। और 5 शहर 5 खबर की पहली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का गुरुवार 18 जनवरी को तीसरा दिन है। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है। इसकी स्थापना राम यंत्र पर होगी। इससे पहले 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया था। तो वहीं इस दौरान मूर्ति को परिसर भ्रमण कराना था, लेकिन मूर्ति भारी होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुख्य वेदी पर रामलला विराजमान की ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। स्वयंभू प्रतिमा की जगह दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिनव, देखिए कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और नया बयान निकल के सामने आया है।
जी जी बिल्कुल बता दूं कि जैसा पहले ही इंडिया वाइज तमाम अपने इंडिया वाइज के तमाम दर्शकों को बिल्कुल पहले भी अवगत करा चुका है कि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। और आपको बता दूं कि उसके 22 तारीख के पहले ही आपको बता दूं जो 7 दिवसीय जो महानुष्ठान था उसका तीसरा दिन है। ऐसे में कल ही मां सरयू के जल से पूरे मंदिर परिसर को धुला गया है और साथ ही आपको बता दें भगवान राम की जो आदमकद मूर्ति थी उसको विराजमान किया गया है। जी ये बताइए कि कार्यक्रम कितना आगे तक बढ़ा है और आज क्या कुछ अहम हो रहा है? बिल्कुल आपको बता दो कि महानुष्ठान का तीसरा दिन था। 16 तारीख पे ही आपको बताया जा चुका है कि सूर्य उत्तरायण के बाद ही अयोध्या समेत समूचे भारत में अनुष्ठानों का जो दौर था बिल्कुल शुरुआत हो चुका था। आपको बता दूं कि 16 तारीख 17 तारीख और 18 तारीख ऐसा तीसरा दिन है आज ये जो आज महानुष्ठान का तीसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दूं कि आज चाहे दुग्धाभिषेक हो और गंधाभिषेक और जलाभिषेक के साथ ही भगवान राम को यहाँ विराजमान किया गया है। जो मूर्ति का भ्रमण कराया गया है, चांदी की मूर्ति पूरे परिसर में जो घुमाई गई है उसको कहाँ रखा जाएगा, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी अभिनव आपके पास? जी बिल्कुल स्वीटी जी मैं आपको बता दूं कि जो भगवान राम की जो आदमकद मूर्ति है, भगवान राम की जो 5 वर्षीय आदमकद मूर्ति है वो हालांकि इतनी वजनी थी जिनको वहीं मंदिर परिसर में रखा गया है। चूंकि अब बात रही घुमाने की, पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम की जो प्रतिमा है उसको घुमाने की, तो कहीं बात करें तो ये जो उनकी मूर्ति थी उसको चांदी की जो मूर्तियां थी जो उसके अनुरूप बनाई गई थी। क्योंकि 3 मूर्तियां बनाई गई थी। अरुण योगीराज के अरुण योगी जो मूर्तिकार थे उनके तीन मूर्तियां बनाई गई थी। इनमें एक ही मूर्ति ये दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ आपको बता दो इन्हीं को ट्रस्ट द्वारा इसको निर्धारित किया गया यही आदमकद मूर्ति भगवान राम की जो होगी तो यहीं पे विराजमान होगी। और साथ ही आपको बता दो इतनी जो मूर्ति रही है वो इतनी विशालकाय है और वजनी है कि जिसे लोगों में उठाने में ये प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए जो भगवान राम की जो चांदी स्वरूप मूर्ति होगी उसको पूरे मंदिर परिसर के किनारे किनारे जो भी चौखटा बाजू है सबके किनारे किनारे बिल्कुल घुमाया गया है। जी ठीक है अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही नामांकन के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा है कि मैं आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। भाजपा ने पिछड़े समाज पर जो भरोसा किया है उस बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का काम करेंगे। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए दारा सिंह चौहान का नामांकन हो चुका है और कॉन्फिडेंस उनके अंदर हाई है। जी बिल्कुल, आपको लगातार कहा जा सकता है जब आज सुबह जो है जब नामांकन करने के लिए वो पहुंचे थे, नामांकन में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और उससे पहले उनका जो जोरदार स्वागत था वो देखने को मिला था और बीजेपी कार्यालय में जो उनका जोरदार स्वागत जो है वो हुआ था। उसके बाद जब नामांकन हो रहा था, नामांकन के बाद जब उन्होंने बात की तो लोगों से, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जब सरकार में मंत्री थे, मंत्री होते हुए उन्होंने लोगों के हितों के लिए और अपने विभाग के से मिल करके किस तरीके से उन्होंने काम किया था उसको लेकर के लोग जो है, जनता जो है उनको सराहती है, उनको चाहती है। इस उद्देश्य से आज वो एमएलसी बने हैं और उसी उद्देश्य को लेकर के आज वो जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता के साथ जो वादे होते हैं सरकार के, जनता के लिए जो काम होने चाहिए थे उन सभी को जनता तक पहुंचाने का जो काम है वो करेंगे। और कहा जा सकता है कि इसको लेकर के जो है उनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी जो है इस बार फिर जो है कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं उस पर भी बढ़त बनाएगी और 80 में 80 सीटें जो है जिताने का जो लक्ष्य है उसमें भी पूरी जो नेतृत्व है वो भी करेंगे। उसको जो पूर्वांचल में जो उनकी कहा जा सकता है कि वो अच्छी घुसपैठ रखते हैं वोट बैंक में, जो उनका वोट बैंक है, क्योंकि सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री होते हुए उन्होंने कई सारी योजनाओं में काम किया है, कई सारे लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ जनता के बीच में रहने का। और अब उनको जब एमएलसी बनते हैं, एमएलसी बनने के बाद जब वो जनता के बीच में जाएंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार जो होने
वाला है जानकारी के मुताबिक, उसमें मंत्री बनाया जाएगा। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो जिम्मेदारियां जो है बीजेपी के आला कमान देगी, उसको उस पर वो कितना खरे उतरते हैं, किस तरीके से उसको करते हैं। तो साफ कहा जाता है कि जिस तरीके से सीटें हैं, सीटों को लेकर के जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी, उनको पूरी तरीके से निभाने का जो काम है वो करेंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि जो भी उनका जो नेतृत्व है वो कहेगा, उस हिसाब से वो काम लगातार करते रहेंगे। और साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं भरोसा जताया है दारा सिंह चौहान के ऊपर, और भरोसे को लेकर के अब देखना होगा किस तरीके की जो रणनीति बनती है और किस तरीके की जो जिम्मेदारी है अब उनको आगे दी जाती है, और किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनको मिलती हैं। और आखिरकार जो पूर्वांचल में जो उनकी वोट बैंक को साधने की जो कयास लगाए जा रहे हैं, कि बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर के किस तरीके से काम करते हैं, उनकी जो वापसी हुई उस पर किस तरीके का असर जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, और किस तरीके की चीज़ें जो है, किस तरह की रणनीति जो है वो बन पाती है। जी बिल्कुल शुभम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित तहसील वजूखाने की सफाई 20 जनवरी को होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यह निर्णय गुरुवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हिंदू पक्ष, अंजुम इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और पुलिस अफसरों की बैठक में लिया गया। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोनों पक्ष के दो प्रतिनिधि सील वजूखाने की सफाई के दौरान मौजूद रहेंगे। कोई भी प्रतिनिधि वजूखाने की जाली के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ साफ सफाई कर्मी अंदर प्रवेश कर एहतियात बरतते हुए साफ सफाई का काम करेंगे। साफ सफाई के काम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और सील वजूखाने में किसी को भी अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, शनिवार को ये साफ सफाई होगी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो वाराणसी का जो ज्ञानवापी मामला है वो लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिसमें वजू खाने की जो सफाई को लेकर के, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि दिसंबर के दौरान जब वजू खाना सील हो गया था तो उस समय कुछ मछलियां थी और उन मछलियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बदबू आ रही थी। और एक आस्था होने के नाते यहाँ पर साफ सफाई होना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर के एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया साफ सफाई को लेकर के। और विशेष तौर पर उस आदेश में कहा गया कि जो जिलाधिकारी हैं उनकी निगरानी में यह साफ सफाई की जाएगी। तो आज उस पर कमेटी बनी है और शनिवार को जिलाधिकारी के निगरानी में यह सफाई की जाएगी, जिसमें अब जो विशेष तौर पर मैं अगर बात करूं तो वजू खाने का वहां पे काफी निगरानी के तौर पर सफाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान जो सुरक्षा बल है वो भी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की जो संदिग्ध जो गतिविधि है वो ना बने और माहौल जो है वो शांतिपूर्ण माहौल रहे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विशेष तौर पर जिलाधिकारी की निगरानी में वहां पर साफ सफाई का काम किया जाएगा। जी, कुल मिलाकर कितने लोग उस समय उपस्थित रहेंगे अजीत? देखिए, बता दूंगा, जो बताया जा रहा है फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोनों की तरफ से दो लोग बिल्कुल, और समय 9 से 11 बजे तक का निर्धारित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री का अपहरण करने की नाकामयाब कोशिश करने का मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को किडनैप करने का प्रयास किया गया। बता दें कि एयरपोर्ट से आते समय एक ढाबे पर केंद्रीय मंत्री का काफिला रुका था, जहां अचानक से पहुंचे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने साध्वी निरंजन ज्योति का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर की तहरीर पर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, कोई जानकारी मिल पाई क्या कि आखिर ये प्रयास किस लिए किया गया?
ये बिल्कुल आपको लगातार कह सकता है कि साध्वी निरंजन ज्योति जो है उनको वो कल साफ कहा दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। लखनऊ आते वक्त उनकी जो स्कॉट थी वो उनको लेने के लिए जो है एयरपोर्ट पहुंच रही थी। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जो है उनकी फ़्लाइट जो है लेट में थी, जिसकी वजह से वहां पर उनकी जो स्कॉट की गाड़ियां थी वो जो न्यू प्रधान ढाबा है वहां पर रुक जाती हैं। वहां पर वो चाय नाश्ता करने लगती हैं। उस वक्त जो कोहरा था कड़ाके का था, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वहां पर इंतजार करने लगती हैं। जब वो फ्लाइट आएगी उस वक्त जो है वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। साफ कहा जाता है कि उसी दौरान एक युवक आता है। युवक जो है वहां पर स्कॉट की जो गाड़ियां थी उन पे बैठ जाता है। बैठने की जो जानकारी है वो मिली है और साफ कहा जाता है कि जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, पुलिस को जब खबर मिली थी उसके बाद जो उससे पूछताछ में सामने हुआ है कि जो युवक है वो दीपक उपाध्याय बताया गया है कि दीपक उपाध्याय मथुरा जनपद का रहने वाला था और उसने गलती से कहा जा सकता है कि स्कॉट की गाड़ी में बैठ गया था। जो किडनैपिंग की बात कही जा रही है उसको लेकर के उसने सफाई दी है पुलिस के पूछताछ में कि वो अपने परिवार से परेशान था। परिवार की जो बात जो कहा सुनी थी उसको लेकर के परेशान था। उसको धोखे में ये लगा कि शायद जो है पुलिस की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी समझकर वो स्कॉट की गाड़ी में बैठ गया था। लेकिन पुलिस ने FIR जो है दर्ज कर ली है। लगातार अब पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। अग्रिम जो कार्रवाई है वो लगातार पुलिस जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। देखना होगा सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसे पूछताछ की गई। आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 जनवरी से मुसलमान ट्रेनों में सफर ना करें क्योंकि 22 जनवरी में होने जा रहे राम मंदिर से जुड़े लोग उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, दंगा करा सकते हैं। सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि एहतियातन जरूरी है क्योंकि बसों और ट्रेनों में कुछ सरफिरे लोग चलते हैं। आज भी के हमारे पास उदाहरण है कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को ट्रेनों में टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी और बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम करना ही क्यों है। शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, देखिए, ये बयान कई मायनों में अहम है। क्या जताने की कोशिश ST हसन कर रही है? देखिए, सपा सांसद डॉक्टर ST हसन के द्वारा असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ट्रेनों में सफर करने में परहेज करा जाए, कि एहतियात करें कि ट्रेनों में सफर ना करें। इसको लेकर सपा सांसद का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, ये बयान का जो उन्होंने समर्थन किया है, ये एक तरीके से ये भड़काने की ही कोशिश की गई है, जिसकी चेतावनी वो दे रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर सपा सांसद के ST हसन की बयान की बात करें तो सपा सांसद के द्वारा ये कहा गया था, जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल के द्वारा कहा गया है, तो उस बयान का इन्होंने समर्थन किया है। और सपा सांसद से ST हसन से जब बात की गई तो उनका कहना है कि मेरा भड़काने का मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा है मैंने सिर्फ उस बात को समर्थन करा। ये बात काफी बड़ी हो जाती है। कई लोगों से बात की तो उन्होंने भी कहा, उनसे भी उनके द्वारा भी ये कहा गया, कहीं ना कहीं ये बयान जो है सांसद के बयान से लोगों ने एतराज जाहिर करा है, नाराजगी जाहिर की है। जी ठीक है शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।